SST teacher. Good morning everyone. Myself Mrs. Preeti Tiwari. I am your social studies teacher and today we are going to start chapter 3 the दिल्ली सुल्तान का second part. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था दिल्ली सुल्तान के बारे में, 5 डायनेस्टीज़ जो थी हमारी उनके बारे में, दिल्ली कैसे इम्पोर्टेंट सेंटर बना ये हमने देखा। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आती हैं, राजपूत डायनेस्टी, टर्किश रूलर, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ा। ये जो डायग्राम हमने देखा था कि मनुस्क्रिप्ट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, हमने आपको इन्हें ये भी कहा है कि इनको आपको फ़ोटोकॉपी करा के आपकी बुक में नोटबुक में पेस्ट भी करना है और इनके स्टेजेस को लिखना भी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सर्कल ऑफ जस्टिस, इसके बाद हमने महन सिराज रज़िया के बारे में क्या सोचते थे ये भी पढ़ा है और ये भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें आपको ये भी देखना है कि 3 हमारी जो महिला शासिकाएँ थी, रजिया, रुद्रमा देवी और दिद्दा, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने ये जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था उनके कार्यकाल को देखा, उनके बारे में कैसे उन्होंने, इसके बाद मोहम्मद तुगलक, ये है ना, कैसे उसने दक्षिण भारत तक पूरा राज्य किया। सो नाउ लेट स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। ओके, आगे से हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये हाफ फिगर जो देख रहे हैं ये कुवैत अल इस्लाम है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है अगर आप गए हैं दिल्ली में, है ना। कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू है और मीनार बनाई गई है लास्ट डिकेड में, 12th सेंचुरी के लास्ट में ये बनाई गई थी। दिस वाज द कांग्रेगेशनल मॉस्क्यू ऑफ द सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान। दिल्ली एक कोहाना ओल्ड सिटी थी। मॉस्क्यू वाज इनलार्ज बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश जो थे उसके बाद, लेकिन इस मीनार को जो था इसका नाम ही पड़ा है कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसके बाद इसने इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था और जो फिरोज शाह तुगलक थे, इसी आसपास की जो बाउंड्री वॉल्स वगैरह थी वो उसने बनवाई थी। द मस्जिद, अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवर्स टू अल्लाह, जहाँ पर मुस्लिम लोग बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं। इन अ कांग्रेगेशनल मॉस्क्यू, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। मेंबर ऑफ द, जहाँ पे जो जामा मस्जिद थी वहाँ पर सारे मुस्लिम लोग बैठकर अपनी प्रेयर्स एक साथ किया करते थे। मेंबर ऑफ कांग्रेगेशन चूज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, जो कांग्रेगेशन के जो मेंबर्स थे उन्हें बहुत ही सम्मान दिया जाता था। लर्नड मेल होते थे और इमाम कहा जाता था उन्हें। रिचुअल प्रेयर्स जो थी ये करवाते थे। ही ऑल्सो डिलीवर्ड द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, उनका जो फेस होता है मक्का जो उनका तीर्थ स्थान है वहाँ की तरफ। इन इंडिया दिस इज़ द वेस्ट, भारत में ये वेस्ट की तरफ होता है। दिस इज़ कॉल्ड किबला, और ये जो बनता है हर मस्जिद में उसको कहते हैं किबला, जो कि जिसका कि फेस होता है, जो भी मीनार मस्जिद बनाई जाती है उसमें एक बनाया जाता है किबला, जिसको हम कहते हैं, जिसका फेस होता है मक्का की तरफ। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वेस्ट में होता है। ये आप देख रहे हैं सी फिगर नंबर 1 में। बेगमपुरी मॉस्क्यू है, बिल्ट इन द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक, वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जहाँपनाह, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, द न्यू कैपिटल इन दिल्ली, ये दिल्ली में है। इसके बाद हम आते हैं द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। दिल्ली सुल्तान ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी मॉस्क्यूज बनाई। दीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम टू प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम, जो ये बताता था कि वो इस्लाम के कितने प्रोटेक्टर हैं और मुस्लिम लोगों के लिए कितने प्रोटेक्टर हैं। मॉस्क्यूज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर, और जो कम्युनिटी थी उसमें भी और जो बिलीवर थे उनके लिए भी। Who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of community because Muslims come from a variety of background. मुस्लिम जो थे अलग अलग वैराइटीज़ आए थे, इसलिए वैराइटीज़ बहुत सारी थी, उनकी बैकग्राउंड बहुत अलग अलग थे, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था जिसको ये फॉलो किया करते थे। फिगर नंबर 4 में देखिए, मौत की मस्जिद है, बिल्ट इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी के समय में बनाया गया था।
उसके मिनिस्टर के काल में। मॉस्क्यू नंबर 5, फिगर नंबर 5 में मॉस्क्यू है जमाली कामाली, बिल्ट इन द लेट 1520s में बनाई गई थी। कंपेयर फिगर 2, 3, 4 एंड 5, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोट अमॉन्ग दिस मॉस्क्यू। ये फिगर नंबर आपको 2, 3, 4, 5 जो आप देख रहे हैं, इनको आपको सारे फिगर्स को देखना है और आपको बताना है कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस भी हैं। मॉस्क्यू इन फिगर नंबर 3, 4 एंड 5, इवोल्यूशन था, आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन जो था कलुमिनेट्स इन शाहजहाँ मॉस्क्यू इन दिल्ली। ये जो आपको 3, 4 और 5 में मिल रहा है, ये शाहजहाँ की जो मॉस्क्यू उन्होंने दिल्ली में बनाई है, ये उससे मिलता जुलता कुछ कुछ है। चलिए अब आते हैं हम क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। खलजी और तुगलक में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। द कंसोलिडेशन ऑफ kingdom was a vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. दिल्ली का जो किंगडम था सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसमें कि उनके जो रिलायबल गवर्नर हों, उनके जो थे गवर्नर जो चाहिए थे वो कैसे चाहिए थे, रिलायबल वाले, बहुत ईमानदार वाले चाहिए थे। rather than appointing aristocrats and rather than appointing aristocrats and landed chieftains एज गवर्नर, वो क्या चाहते थे कि अपॉइंट करें जो एरिस्टोक्रेट मतलब जितने भी उनके घराने के ही जो लोग हैं या प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं उनको एज अ गवर्नर मतलब नियुक्त करने के बजाय ये चाहते थे कि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो कि उसमें कहना चाहिए पावर हो, ईमानदारी हो और जो भी बिल्कुल लॉयल हो राजा के सम्राट के प्रति। ऐसे ही दिल्ली सुल्तान ने स्पेशली किया था इल्तुतमिश के साथ, जो कि फेवर्ड इन देयर स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदागन इन पर्शियन। ऐसे ही दिल्ली सुल्तान ने इल्तुतमिश को बनाया था एज अ गवर्नर जो कि मिलिट्री सर्विस परचेज करते थे, जिसे बंदागन कहा जाता था पर्शियन में। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। ये क्या करते थे, केयरफुली ट्रेंड करते थे कुछ लोगों को जो कि इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस किंगडम में बनाने होते थे। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो किसी गुलाम को या किसी लॉयल व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को अगर वो मतलब गवर्नर बनाते हैं या कोई भी पोस्ट ऑफिस में देते हैं तो वो पूरे के पूरे किस पे डिपेंड होंगे, राजा पे डिपेंड होंगे, सुल्तान पे। द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, इसीलिए सुल्तान उन पर अच्छी तरीके से भरोसा कर सकता था। द सुल्तान वर एडवाइस ऑफ स्लेव्स रेदर देन सन्स, अपने बेटों से ज़्यादा भरोसेमंद उनको स्लेव्स लगते थे। गुलाम ज़्यादा भरोसेमंद होना चाहिए, होता है, बजाय अपने खुद के बेटों से। तो सुल्तान एडवाइस देता था कि अ स्लेव whom one was brought up and promoted must be looked after, for it need a whole lifetime and a good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. मतलब जो सुल्तान था, एक उनका कहना था कि जो स्लेव होता है वो अपने खुद के बेटे से भी ज़्यादा कहना चाहिए ईमानदार होता है, वफ़ादार होता है, जो कि पूरे लाइफ टाइम उनको सपोर्ट करता है और पूरे लाइफ टाइम उनकी देखरेख करता है और सेवा करता है, बल्कि उनके खुद के बच्चे ये नहीं कर पाते। अ क्लाइंट इज़ समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंडेंट ऑफ हैंगर ऑन। चलिए देखते हैं इसमें हम क्लाइंट की वर्ड मीनिंग कहाँ यूज़ की गई है। द खलजीज तुगलक कंटिन्यू टू यूज़ बंदागन एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल द हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। मतलब ये कि खलजी और तुगलक ने कंटिन्यू ये बंदागन जो पॉलिसी थी उसको अपनाना शुरू किया। ये जो थे क्या करते थे कि जो इनके वफ़ादार स्लेव्स होते थे उनको ट्रेंड करते थे और उनको फिर अपने ऑफिसेस में या अपने दरबार में रखा करते थे। हु वर ऑफनली देयर क्लाइंट्स, और यही उनके क्लाइंट्स हुआ करते थे, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और इन्हीं व्यक्तियों को ये हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे रखा करते थे। दे आर अपॉइंटेड एज जनरल एज गवर्नर, कई बार तो इन्हें एज अ जनरल एज अ गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया जाता था, क्योंकि ये पूरे तरीके से लॉयल है ना, राजा के प्रति पूरे तरीके से वफादार होते थे। हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लेकिन कई बार जो था
इस पॉलिसी को अपनाने में कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी होती थी, मतलब स्थिरता शासन में नहीं आ पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की पॉलिसी को अपनाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनाया था। स्लेव एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, ये दोनों ही के दोनों क्या करते थे, अपने मास्टर के प्रति लॉयल होते थे, और पैट्रॉन्स होते थे उनकी प्रशंसा किया करते थे, बट नॉट टू देयर हेयर, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी होते थे, मतलब इनके ये नौकर हैं, गुलाम हैं, मालिक की पूरी बात मानेंगे, लेकिन ये इनके उत्तराधिकारी तो नहीं बन जाएंगे ना, तो इन पे ये पूरे तरीके से भरोसा भी किया करते थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, अब नया सुल्तान जो भी बनता था उसके खुद के अलग से ओन सर्वेंट होते थे, क्योंकि पुराने सुल्तान अगर है और उसके पुराने सुल्तान के वफादार जो नौकर थे, अगर सुल्तान बदल गया तो राजा को ये डर था कि अब ये तो वाले राजा के वफादार थे, तो वो अपने लिए खुद के लिए नए स्लेव्स बना लेता था, तो वो अपने प्रति जो वफादार होते थे उनको उनकी हाई पोस्ट पे रखा करता था। एज अ रिजल्ट यह हुआ कि एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क, जैसे ही न्यू मोनार्क आया, ऑफ अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, अब जो न्यू नोबिलिटी के दरबारी व्यक्ति थे और पुराने, उनके बीच में अक्सर करके युद्ध होते थे। द पैट्रॉन्स ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान also shocked many elites, and the author of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born the high offices. इसके बाद ये कई बार ये युद्ध होते रहते थे, इसमें कई बार अथर ने पर्शियन में तारीख में लिखा भी है, उनकी आलोचना ली है, क्रिटिसाइज़ किया है दिल्ली सुल्तान को कि वो क्यों जन के आधार पर उनको अपॉइंट नहीं करते हैं, क्यों हाई ऑफिसेस में ये अपने अपने बंदागंस को अपॉइंट करते हैं। चलिए देखते हैं ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंट किया था अजीर कुमार को, एक वाइन डिस्टिलर थे, फिरोज़ हजाम था, एक बार्बर था, मैंक तबाख था, एक कुक था, एंड 2 गार्डनर थे, लाधा एंड पीरा, टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। सोचो इन्होंने कुक को, गार्डनर को, ऐसे लोगों को जो बार्बर थे, है ना, ऐसे लोगों को मतलब इन्होंने अपने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा हुआ था। अब ज़ियासुद्दीन बरानी मिड 14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर थे, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। कई बार उन्होंने ये लिखा है कि कई बार राजा को इनकी जो इनकैपेसिटी जी थी रूल की, क्योंकि वो तो अपने काम में माहिर होंगे ना, तो दूसरे काम जो थे उनके बस का तो होगा नहीं, तो कई बार राजा को इनके लिए भी ये जो जजमेंट राजा किया करता था ये कई बार गलत भी हो जाता था। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commander as governor of territories varying साइज, जैसे कि अर्लियर सुल्तान ने किया था, खलजी और तुगलक मोनार्च ने भी मिलिट्री कमांडर को एज अ गवर्नर, टेरिटोरीज़ का एज अ गवर्नर भी अलग अलग साइज़ की जो टेरिटोरी थी उनमें एज अ गवर्नर नियुक्त किया था। दीज लैंड वर कॉल्ड इक्ता, इन सबको कहा जाता था इक्ता। देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार, अब जिसको उसमें गवर्नर बना दिया वो इक्ता का इक्तेदार होता था, या मुक्ति भी कहते थे। The duties of Mukti was to lead military campaign and maintain law and order in their इक्ता। जो इक्तेदार होते थे, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जाता है इक्ता क्या होता है और इक्तेदार क्या होता है और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। तो इक्तेदार और मुक्तीज़ जो होते थे उनकी ड्यूटी क्या था, सबसे पहले तो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना था अपने इक्ता में, दूसरा मिलिट्री सर्विसेज राजा को ये प्रोवाइड कराते थे, और रेवेन्यू भी कलेक्ट किया करते थे। ये 3-4 काम थे, और वो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे तो जितने भी मतलब उनके एरियाज़ के जो सैनिक हुआ करते थे उनकी सैलरी भी ये उसी से ही उन सोल्जर्स को पे करते थे, रेवेन्यू से ही। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वर मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। अब ये जो मुक्तीज जो थे अपना कंट्रोल करके रखते थे, ये इनहेरिटेबल नहीं था। दे वर असाइन इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक बार अगर वो उस इक्ता के इक्तेदार बन गए तो ज़रूरी नहीं था कि वो हमेशा के लिए उसके इक्तेदार होंगे, वो कई बार इनहेरिटेबल नहीं थे, वो चेंज भी होते रहते थे, कुछ समय के लिए कई बार बनाते थे। कई बार अगर ये इफेक्टिव रूल कर रहे हैं, किसी को छोटे साइज़ वाली इक्ता दी गई है और उनका रूल बहुत इफेक्टिव है, तो शायद बाद में उन्हें बड़ी वाली इक्ता भी दे दी जाती थी। These harsh condition of services were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. इस
टाइप की जो सर्विस थी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ शर्तें हो गई थी, हार्श कंडीशन, बद से बदतर हालत होने लगी थी। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। उसके बाद एक अलग से अकाउंटेंट नियुक्त करना पड़ता था, जो कि रेवेन्यू जो मुक्तीज कलेक्ट किया करते थे, इक़्तिदार जो कलेक्ट करते थे, उनके लिए चेक करने के लिए अब एक अलग से अकाउंटेंट रखे जाने लगे थे। केयर वॉज टेकन टू द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ सोल्जर्स। बदले में क्या करना पड़ता था, मुक्ति इसको कलेक्ट करता था टैक्सेस, और जितनी उसकी ज़रूरत होती थी वो स्टेट जो प्रिस्क्राइब करता था उतना स्टेट को पहुंचा देता था, और उतने नंबर ऑफ सैनिक जो होते थे राजा को वो भी वो प्रोवाइड कराता था। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़, जैसे ही दिल्ली सुल्तान ने हिंटरलैंड लेकर आए थे अपने आसपास में उनके कंट्रोल करने के लिए, दे फोर्स टू लैंडेड चिफ्टन्स एज सामंता, एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब ये क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे जो लैंड के चिफ्टन से, सामंत जो हुआ करते थे, रिच लैंडलॉर्ड जो उस समय थे, उनको अथॉरिटी में, अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे। अब कंट्रोल करने के लिए इनको ज़्यादा टैक्स भी चाहिए था, क्योंकि इनका एरिया बढ़ रहा था, हिंटरलैंड बढ़ रहे थे, सैनिक बढ़ रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उन सैनिकों का सैलरी भी देनी पड़ती थी। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक नया असेसमेंट लेकर आया कि लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन होगा उसके खुद के कंट्रोल में होगा। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन्स टू लेवे टैक्स वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स। अब जो लोकल चिफ्टन्स थे वो क्या करते थे, पूरे गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करते थे, और राजा जितना मांगता था टैक्स, मतलब राजा का जितना भी मांगना है उतना राजा तक पहुंचा दिया, बाकी ये अपने पास रखा करते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जितने एरिया अंडर कंट्रोल में थे सबके टैक्स वो खुद लेने लगा, और जो लोकल चिफ्टन्स थे जो टैक्स खुद तो देते नहीं थे, अब क्या किया, उनको भी फोर्स किया कि आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड कैप्ट केयरफुली अकाउंट। और जो सुल्तान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर थे सभी ने मेज़र किया, सारे लैंड को मापा, और उतने ही उनके अकाउंट से फिर अकाउंट तैयार किया, मतलब उनका लेखा जोखा तैयार किया। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व्ड द सुल्तान एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स। कुछ में उन ओल्ड चिफ्टन्स और लैंडलॉर्ड्स को क्या किया, सल्तनत काल में रेवेन्यू कलेक्टर्स बना दिया गया। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और 3 तरीके के टैक्स उस समय पर लगाए जाते थे। ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू 50% ऑफ पीजेंट प्रोड्यूस। 50% ऑफ प्रोड्यूस जो था उस पर जो खराज टैक्स लगाया जाता था, जो फसलों पर लगाया जाता था। नंबर 2 था कैटल पे लगाया जाता था, मतलब जो कि वो पशु पालते थे उस पर। और नंबर 3 था हाउसेस पर, जो घर बनाते थे उन पर जो टैक्स लिया जाता था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। अब ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि बहुत सारा एरिया जो सबकॉन्टिनेंट का था, आउटसाइड वाला दिल्ली सुल्तान से, जो दिल्ली के बाहर का एरिया था वो उनके कंट्रोल पे नहीं था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली सून आफ्टर अनेक्सिंग सदर्न इंडिया। अब स्वाभाविक सी बात थी दिल्ली से बंगाल को कंट्रोल करना, और अब सदर्न इंडिया को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया था, तो इतने बड़े एंटायर इंडिपेंडेंट रीजन को कंट्रोल में करना कैसे पॉसिबल होता एक सुल्तान अकेले के लिए। उसके लिए उसे कुछ ना कुछ तो गवर्नर रखने ही पड़ते। इवन इन द गैंगटिक प्लेन देयर वर फोर्स्ड एरियाज। कुछ गंगा नदी के आसपास के भी कुछ इलाके थे जहाँ सल्तनत ने पेनिट्रेट किया था, मतलब उन तक पहुंच पाना सल्तनत फोर्सेस के लिए पॉसिबल नहीं था। लोकल चिफ्टन एस्टैब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन। तो इस रीजन में क्या किया, जो लोकल चिफ्टन्स जो थे पुराने वाले, इन्होंने अपना खुद का रूल बना दिया। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब कुछ ने अपना कब्जा कर लिया तो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने हमला भी किया और उन्हें अपने वापस कंट्रोल में भी लिया, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि इतने लंबे एरिया को और इतने वास्ट एरिया को कंट्रोल में करना किसी एक सम्राट के लिए पॉसिबल नहीं था। उसके लिए उसे सपोर्ट गवर्नर्स की या साथियों की बहुत ज़रूरत थी। चिफ्टन्स द मंगोल्स अंडर जंगीज खान invaded Taxonia in the northeast Iran in the
1219 and the Delhi Sultanate faced the onslaught soon after। अब मंगोल जब आए थे चंगेज़ खान ने नॉर्थ ईस्ट से 1219 में, तो दिल्ली सल्तनत ने बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बुरा समय का सामना किया। मंगोल अटैक किए दिल्ली पर। सल्तनत में इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल लोगों ने आक्रमण किया। अर्लियर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक के शुरुआती कार्यकालों में दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। अब ये था कि हार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी था इनके सामने, टू रूलर्स के सामने ये भी चेंज आया कि इतनी बड़ी आर्मी को दिल्ली तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना। अब लेट अस सी, हम देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इससे कैसे डील किया होगा। अब ये इससे पहले का हमने अभी देखा नहीं, एक पैराग्राफ। चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में ट्रैवलर थे जो मोरक्को से मोरक्को अफ्रीका से हमारे भारत में आए थे और चीफ्टेंस थे। सम टाइम के लिए 45 देमसेल्फ इन माउंटेन एरिया में, रॉकी एंड इवन रग्ड प्लेस में, बॉम्बे क्रेव्स के नीचे इन्होंने अपना स्थान बनाया था। इन इंडिया इन द बम्बो इज़ नॉट हॉलो इट इज़ बिग। मतलब भारत में इन बम्बो जो होते हैं भारत के, वो हॉलो मतलब अंदर से खोखले नहीं होते हैं और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर के नॉट अफेक्ट देम। कई बार तो ये इतने अफेक्टिव होते हैं कि इन्हें आग भी जला नहीं पाती है। एंड दे आर ऑन द वोल वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पूरे जो बैम्बू हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो चीफ्टन लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज अ रैम्पार्ट्स। और ये चीफ्टन जो थे इन फॉरेस्ट एरिया को कवर करके रखते थे, सिक्योर करके रखते थे और ये आसपास के एरिया को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मदद भी करते थे। इनसाइड विच देयर आर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। और उसके अंदर ये अपनी कैटल और अपनी क्रॉप को सुरक्षित रखते थे। देयर इज़ ऑल्सो वाटर फ्रॉम फॉर देम विद इन दैट इज़ रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर। कई बार इसमें रेन वाटर भी कलेक्ट हो जाता था। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मी और बाय एंट्रिंग दीज फॉरेस्ट। कई बार बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल आर्मी के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी बड़ी फॉरेस्ट को मतलब क्रॉस कर पाए, स्पेशली प्रिपेयर्ड जो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो बनते थे उनके लिए। तो इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक